इससे पहले कि हम इस एपिसोड की शुरुआत करें, एक ताजा खबर सुन लीजिए। हाल ही में पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से मिले और कटोरे के साथ कश्मीर का मुद्दा उठा दिया। अब अपने दोनों भाई भी अपने गरीब दोस्त को देखकर भावनाओं में बह गए और बोले, बेटा इमरान, कश्मीर का मुद्दा है, कॉम्प्लिकेटेड है, अगर चाहिए तो मैं संभाल लूं तुम्हारे लिए। I was with Prime Minister Modi 2 weeks ago, and we talked about this subject, and he actually said, would you like to be a mediator or arbitrator? I said, where? He said, Kashmir. मतलब चचा, अपने हेयर स्टाइल तो संभलती नहीं है, क्या खाक तुम कश्मीर संभालोगे? और चचा एक बात बताओ, कश्मीर इतना कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, इतने आतंकवादी हैं, कैसे संभालोगे? Grab him by the pussy. Grab him by the pussy. इसीलिए हम कहते हैं ट्रंप को ट्रंप टावर के पेंट हाउस में छोड़ देते हैं। बात करते हैं ग्राउंड रियलिटी की इस एपिसोड में। तो फर्स्ट एपिसोड में, जो आपने नहीं देखा तो देख लो, हमने बात किया था आर्टिकल 370 की, 35A की, कश्मीर के इतिहास की, नेहरू जिन्ना की बकवास की, बेसिकली कश्मीर की हिस्ट्री और सिविक्स की। इस एपिसोड में हम बात करेंगे थोड़ी सी ज्योग्राफी की, थोड़ी सी इकोनॉमी की, और कश्मीर को लेकर कुछ सवाल हैं जो सिर्फ कयामत के रोज पूछूंगा तुमसे। अबे एडिटर, फिर से गलत लगा दिया यार, ये आधी गालियां तो इस एडिटर की वजह से मिलती हैं। खैर, इस एपिसोड में बात करेंगे कश्मीर की इंसर्जेंसी की, कश्मीरी पंडितों की हालत की और पॉलिटिकल लाचारी की। तो मित्रों, देर किस बात की, क्या आपको पता है कि पाकिस्तान का कश्मीर के पीछे असली मकसद क्या है? क्यों 3.5 लाख कश्मीरी पंडितों को अपना घर छोड़ना पड़ा? क्यों कश्मीर के नौजवान किताब उठाने से पहले पत्थर उठा रहे हैं? क्यों मिलॉर्ड, क्यों द नेशन वांट्स टू नो। Apologize! No, you cannot use those words! जब भी कश्मीर के लोगों के दुख दर्द की बात आती है तो सबसे पहले सवाल जो आता है सामने वो है कश्मीरी पंडितों का क्या। मैंने ये कश्मीर वाला व्हाट अबाउट मालदा वाला सवाल है। ये कश्मीरी पंडितों का मुद्दा वो आग है जिसमें कश्मीर जल रहा है और कुछ लोग उसमें खुशी खुशी अपनी रोटियां सेक रहे हैं। कश्मीरी पंडित एक ऐसा ट्रंप कार्ड है जिससे कश्मीर में होने वाले सारी नाइंसाफियों को काट दिया जाता है और डिबेट शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है। पॉलिटिक्स असाइड, डिप्लोमेसी असाइड, इमोशंस असाइड, कश्मीरी पंडितों के साथ नाइंसाफी हुई है, यह हिस्टोरिकल फैक्ट है। बात करीबन 30 साल पुरानी है। कर्नल टेस के टिक्कू ने अपनी किताब में बताया कि 14 सितंबर 1989 को प्रोमिनेंट एडवोकेट श्री टिक्का लाल टपलू, एक कश्मीरी पंडित का दिन दहाड़े सबके सामने मर्डर कर दिया गया। उस समय की कांग्रेस की सरकार, प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी, चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला मर्डरर्स को पकड़ भी ना पाए। और आप तो जानते ही हैं कि जब सरकार आंख बंद कर लेती है तो नाइंसाफी कैसे नंगा नाच करती है। कश्मीर में भी वही हुआ। लगभग हर रोज एक कश्मीरी पंडित की हत्या की जाने लगी और कश्मीरी पंडितों के दिल में खौफ बैठ गया। हद तो तब हो गई जब JKLF यानी जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के फाउंडर मकबूल भट्ट को सजा सुनाने वाले जज पंडित नीलाकांत गंजू, एक और कश्मीरी पंडित, इनका भी मर्डर कर दिया गया। 19 जनवरी 1990 को पोस्टर्स लगाकर कश्मीर घाटी में रहने वाले पंडितों को घाटी छोड़ने के लिए बोला गया, धमकाया गया, हड़कंप मच गया, भारी मात्रा में मौतें हुई। कश्मीरी पंडित, मुसलमान, सबको अंजाम सहना पड़ा। आज लगभग 3.5 लाख से भी ज्यादा कश्मीर पंडितों में से कश्मीर वैली में सिर्फ 3000 बाकी रह गए हैं पंडित्स। There are only a handful of pandits left in the valley. Estimates say less than 3,000. The majority, that's more than 6 lakh people, are scattered across the country in migrant camps. पर यह बात भी सच है कि इस दुखद घटना को रोकने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई खासा कदम नहीं उठाया। कश्मीरी पंडितों के लिए रेफ्यूजी कैंप्स तैयार कर दिए गए, जैसे कि घाटी छोड़ने के अलावा उनके पास और कोई ऑप्शन तो था ही नहीं। आखिर क्यों सरकार ने उनको अश्योरेंस नहीं दिया कि उन्हें अपने घर छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है? अगर यह सवाल तब उठाया जाता तो शायद आज इतना रायता ना फैलता। और अब आज मंदिर मस्जिद की तरह कश्मीरी पंडितों को भी मुद्दा बनाकर हिंदू मुस्लिम के बीच में भेदभाव बनाया जाता है, इलेक्शन में फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
देखिए, कश्मीर हमेशा से ही हिंसा से सुलग रहा था, लेकिन इंसर्जेंसी वो समय है जब से कश्मीर मिलिटेंसी की आग में झुलसने लगा। वैसे तो 1947 से ही कश्मीर इंडिया और पाकिस्तान का फेवरेट टाइम पास रहा है, लेकिन कश्मीर में इंसर्जेंसी की एक्चुअल शुरुआत हुई 1987 में असेंबली इलेक्शंस के बाद। इंसर्जेंसी को 1990s की औलाद कहा जाता है, मतलब उसे भी पता है कि गंगाधर ही शक्तिमान है। याद करते हैं फिर से शेख अब्दुल्ला को। जी हां, वही हाँ, नेहरू के फ्रेंड इन द वैली, हरी सिंह की इनसिक्योरिटी की वजह, जिनके बारे में हमने पार्ट 1 में डिटेल में बात की थी। आज नेटफ्लिक्स में क्या देखें यह डिसाइड करना इतना मुश्किल नहीं होता जितना उस समय में शेख अब्दुल्ला के लिए यह डिसाइड करना था कि वो इंडिया के साथ रहना चाहते हैं या एक इंडिपेंडेंट कश्मीर में। इसके चलते कांग्रेस की सरकार से इनके और इनके बेटे फारूक अब्दुल्ला का काफी मनमुटाव चलता रहता था। लेकिन यू सी, पॉलिटिक्स में कैसा मनमुटाव, क्या आइडियोलॉजी। अपॉर्चुनिटी मिलते ही घास भी बकरी के साथ गठबंधन कर लेती है। आए, क्योंकि अल्टीमेटली तो सारे पॉलिटिकल लीडर्स का एक ही मकसद होता है ना, हमारा और आपका भला है। मजाक कर रहा है तू। इसीलिए हमारे भले के लिए फारूक अब्दुल्ला ने दिल पर पत्थर रखकर 1987 के इलेक्शंस में राजीव गांधी के साथ हाथ मिलाया, साथ में सरकार बनाया। इस पर प्रोटेस्ट हुआ तो ऑपोजिशन पार्टी मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के कैंडिडेट मोहम्मद यूसुफ शाह को अरेस्ट कर लिया गया और यूसुफ शाह आगे चलकर बने एक बहुत ही इनफेमस नाम, सैयद सलाहुद्दीन, हिजबुल मुजाहिदीन के इनफेमस चीफ। 1964 में बनी जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट और मिलिटेंट्स ग्रुप्स ऐसे ही जैसे हिजबुल मुजाहिदीन आज तक इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ते आए हैं और पाकिस्तान पर लगातार ऐसी टेरर एक्टिविटीज को सपोर्ट करने का इल्जाम लगते आया है। जब कश्मीर के मुफ्ती मोहम्मद सईद देश के होम मिनिस्टर बने तब लोगों को लगा कि शायद कश्मीर के लोगों और हमारे बीच में जो दूरियां हैं वो नजदीक हो जाएंगी। लेकिन कश्मीर का दुख तो मिहिर वीरानी की तरह है ना, कभी खत्म ही नहीं होता है। दिसंबर 8, 1989, वेरी इनफेमस डेट। उस दिन जेकेएलएफ ने होम मिनिस्टर की बेटी रुबिया सईद को किडनैप कर लिया और हालात तब से सुधरने की जगह और खराब ही होते रहे। इस पूरे पीरियड में कश्मीर में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही, दहशत रही, मिलिटेंसी रही, बढ़ती चली गई और इस इंसर्जेंसी को डील करने के लिए हमारे आर्म्ड फोर्सेस वहां बढ़ाए गए, काउंटर इंसर्जेंसी में कई कानून तोड़े गए। कुल मिला के दोनों तरफ से ही नफरत बढ़ती रही, मिसट्रस्ट बढ़ता रहा, डेड बॉडीज बढ़ती रही और पीस की आशा कम होती रही। माथे पर एक और कलंक तब लगा जब आफ्स्पा यानी आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को लेकर हमारी आर्मी पर ह्यूमन राइट्स वायलेशन का इल्जाम लगा। Thousands of unmarked graves in the mountains of Kashmir. Who are those people? Why were they killed? There's no answers. ये एक्ट असल में नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में लगाया गया था 1958 में, जब वहां वायलेंस बढ़ती रही और आर्मी को उसको हैंडल करने के लिए स्पेशल पावर्स की जरूरत पड़ी। इसके बाद ये एक्ट जम्मू एंड कश्मीर में भी लगाया गया। यूएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये एक्ट ना ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करती है, ना ही इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स का। इस एक्ट के कई ऐसे सेक्शंस हैं जो हमें यह कहने पर मजबूर करती हैं, जैसे कि स्कूल में टीचर रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ाना भूल जाते हैं, इस एक्ट के मेकर्स भी डिस्टर्ब्ड एरियाज को डिफाइन करना भूल गए। यह जिम्मेदारी आ गई गवर्नर और सेंट्रल गवर्नमेंट पर। इस एक्ट के अंडर एक नॉन कमीशन्ड ऑफिसर भी जरूरत पड़ने पर अपने आदमियों को शूट करने की परमिशन दे सकता है। बिना वारंट हम किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं और आफ्स्पा के सेक्शन 6 के अंडर किसी भी आर्मी पर्सनल पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती फॉर एनी एक्ट ऑफ ओमिशन और कमीशन विदाउट द सैंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि आती नहीं है। 2016 में हिजबुल मुजाहिदीन इन चीफ 22 साल के बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद मिलिटेंसी और इंसर्जेंसी को एक नया एक्सक्यूज मिल गया। सैकड़ों की तादाद में लोगों ने बुरहान का फ्यूनरल अटेंड किया और ब्रेन वॉशिंग भी चालू हो गया फिर से। A large number of people gathered for his commander Burhan Wani's funeral in Tral. इसके बाद से स्कूल कॉलेज के बच्चों ने भी मिलिटेंसी ज्वाइन करना ज्यादा शुरू कर दिया। 2016 से मिलिटेंसी ज्वाइन करने वाले युवाओं की तादाद बढ़ने लगी। आर्मी के ऑफिशियल अगर आप डेटा माने तो 2013 में सिर्फ 16 नौजवानों ने मिलिटेंसी ज्वाइन की थी। 2018 में वही फिगर करीबन 200 हो गई। मतलब कश्मीर में नौजवान हथियार ऐसे उठा रहे हैं
जैसे हमारे बच्चे मोबाइल फोन उठाते हैं। और ये आर्मी के आंकड़े हैं, मेरे नहीं हैं, लेकिन तब भी सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा पाई है और कश्मीर का युवा पत्थरबाजी और मिलिटेंसी में पाकिस्तान के एजेंडे का शिकार हो रही है। हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? आज देर से उठे, ऑफिस में बॉस ने डांट दिया, पानी नहीं आया, एसी खराब हो गया, आधे घंटे के लिए लाइट चली गई तो हमने सरकार को गाली बकना शुरू कर दिया। 2016 में किए गए एक सर्वे के अकॉर्डिंग 45% कश्मीरी लोग मेंटल स्ट्रेस से जूझते हैं। नहीं, इंटरनेट स्लो होने वाला, उबर ड्राइवर नहीं आया, एसी टूट गया वाला स्ट्रेस नहीं। यहां मामला थोड़ा और ज्यादा गंभीर है। कश्मीर में पिछले 30 सालों में 40,000 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई हैं। अनऑफिशियली ये एस्टिमेट लगभग दुगना है, जिसमें से आधे लोग कहा जाता है निर्दोष सिविलियंस हैं। कश्मीर में लोग टीवी और मोबाइल फोन के रेडिएशन से नहीं बल्कि पत्थरबाजी और पेलेट गन्स की गोलीबारी में अंधे हो रहे हैं। कश्मीर की रोजमर्रा की जिंदगी पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है और ना ही बच्चे पढ़ पाते हैं ठीक से, ना ही हमारे दूसरे बच्चों की तरह खेल पाते हैं। मिलिटेंट्स हर घर पे अपनी नजर बना के रखते हैं और हर घर से कम एक लड़का अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं। मेरे माँ बाप चलाते रहे लेकिन उन्होंने छोड़ा नहीं, बोला आपको जाना ही है। जिस घर में 4 लड़के हैं उसमें से एक ले जाना है। उसके बाद उसी लड़के की फैमिली को पुलिस वहां परेशान करती है और लड़के को मिलिटेंट्स। कश्मीर वैली की 60% आबादी 30 साल से कम उम्र की है। जी हां, वही उम्र जहां हमको और आपको लगता है कि दुनिया हिला देंगे, वहां कश्मीर की युवा की जिंदगी पूरी तरीके से हिली हुई है। ऐसे में कश्मीर का 48% यूथ अनएम्प्लॉयड है। जहां आम युवा मोबाइल फोन पर पबजी खेलता है, वहां ये अनएम्प्लॉयड यूथ पाकिस्तानी पैसे के वजह से स्टोन जी खेल रहा है। एक ही प्रॉब्लम है, उस स्टोन जी में मौतें असली होती हैं, वहां लाइफ सेविंग नहीं होती है। और यह मुद्दा सिर्फ कश्मीर की जनता या वहां की युवा की नहीं है, देश भर की युवा जो वर्दी पहने कश्मीर में तैनात है, उसका क्या? जब गांव में आग लगती है ना, तो घर नेम प्लेट देखकर नहीं जलते हैं। पुलवामा, उरी जैसे घटनाएं तो खैर हमारे सामने आ जाती है, हम आउटरीच करते हैं, लेकिन हर साल आर्मी जवान कश्मीर हिंसा की कीमत अपने खून से जो चुका रहा है, उसका क्या? पिछले साल करीबन 100 जवान शहीद हुए, मालूम था क्या? इस साल 50 से ज्यादा जवान ऑलरेडी शहीद हो चुके हैं, फर्क पड़ा क्या? पिछले 5 सालों में जवानों की जान दोगुनी गति से जा रही है। हमें उसके बारे में कोई आउटरीच दिखा क्या? अरे किसी के लिए नहीं सही, जवानों के लिए ही सही, सोचो कि कश्मीर में शांति आना कितना जरूरी है। लेकिन शांति के लिए यूसी पाकिस्तान को भी मंजूर होना पड़ेगा। पाकिस्तान कहता है कि वो कश्मीर के लोगों को सपोर्ट करता है, उन लोगों की वजह से ये सारा उल्टा सीधा काम करता रहता है। लेकिन कश्मीर के लोगों को भी पता है कि उनकी किसी को नहीं पड़ी है। मुद्दा एक्चुअली है जियोपॉलिटिक्स और पानी का। अपने को क्या है, अपने को सिर्फ पानी निकालना है। जी हां, तिब्बत से ओरिजिनेट होने वाली इंडस रिवर भारत से होकर पाकिस्तान तक पहुंचती है और इसकी ट्रिब्यूटरीज चेनाब और झेलम पाकिस्तान में फ्रेश वाटर का एकमात्र सोर्स है। इसीलिए खेती के लिए पाकिस्तान पूरी तरीके से इन रिवर्स पर डिपेंडेंट है। खुद प्रेसिडेंट अयूब खान ने 1959 में कहा था कि हम कश्मीर का मुद्दा इसीलिए नहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि यह हमारी फिजिकल सिक्योरिटी का मामला है। 32 मिलियन एकर्स ऑफ पाकिस्तानी लैंड कश्मीर से ओरिजिनेट होने वाली रिवर से इरिगेट होता है, इसीलिए यह हमारी इकोनॉमिक सिक्योरिटी का भी मामला है। तो मतलब समझ गए ना, यहां भी बेटा गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। क्या होम मिनिस्टर बनने के बाद अमित शाह ने कश्मीर में एक रैली संबोधित किया। पार्लियामेंट में भी उन्होंने कश्मीर पर अपना स्टैंड क्लियर किया। प्लान आगे यह है कि कश्मीर के लीडर्स और पॉलिटिशियंस को आवाम से अलग देखा जाए, आम के जगह आम जनता पर फोकस किया जाए, पंच और सरपंच को पावर्स दिए जाएं। उन्होंने औरतों और बूढ़ों के लिए बनाए गए सरकार के स्कीम्स को उन तक पहुंचाने की भी बात की है। वाजपेयी के कश्मीरियत, जमहूरियत और इंसानियत के नारे को फिर से आवाज देने की बात की गई है। जी, हम भी यही चाहते हैं कि इंसानियत को आवाज दी जाए, लेकिन उसके लिए पहले इंसान बचने जरूरी हैं। क्योंकि सवाल यह है कि आर्टिकल 370 हटाने से यह मामला सुलझेगा या नहीं। अगर यह मुद्दा इतना आसान होता
कि हटा दिया और प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, तो बात आज यहां तक नहीं पहुंचती। आज कश्मीरियों का मानना है कि अगर आर्टिकल 370 हटा दिया जाए तो कश्मीर और भारत को जोड़ने वाली जो कड़ी है वो टूट जाएगी। और बहुतों का मानना है कि अगर ऐसा होगा तो वादी में सिचुएशन और बद से बदतर हो जाएगी, वायलेंस और ज्यादा हो जाएगी। हमें यह नहीं भुलाना चाहिए कि यह जंग सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अब नहीं रह गई है। 1962 साइनो इंडियन वॉर के बाद चाइना भी इस कड़ी में, इस श्रृंखला में, इस कहानी में एक इंपॉर्टेंट पात्र बन चुका है। और चाइना और पाकिस्तान का रिश्ता तो दरबारी पत्रकार और सरकार वाली है। पाकिस्तान गोदी में बैठी रहती है हमेशा। लेकिन इस पूरे झमेले में सबसे अहम सवाल है कि जम्मू एंड कश्मीर की आम जनता का क्या। तो कोई भी फैसला लेने से पहले हमारी सरकार को यह सोचना होगा कि आम जनता पर इस पर क्या फर्क पड़ेगा, हमारे जवानों की सेफ्टी पर इस पर क्या इंपैक्ट होगा, कश्मीर के लोग ऐसे डिसीजंस के बारे में क्या सोचते हैं। ऐसा माना जाता है कि आज तक केवल अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार ने असल मायने में कश्मीर के मुद्दे को सुलझाने की कोशिश की थी। उन्होंने न सिर्फ कश्मीर को बल्कि कश्मीरियों को भारत से जोड़ने के लिए बातचीत का रास्ता अपनाया था। लेकिन उसके बाद से हमारी और कश्मीर की दूरियां बढ़ती ही गई हैं। और जब पुलवामा जैसे अटैक होते हैं तो हम देश भर में कश्मीरियों को टारगेट करते हैं, उन्हें गद्दार बोलते हैं, उन्हें गुनहगार ठहराते हैं। ऐसे में हमें यह तय करना होगा कि हमें कश्मीर की लड़ाई में सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा चाहिए या कश्मीर के लोग भी चाहिए। कश्मीर को ना ही हम कश्मीरी मुसलमानों से अलग देख सकते हैं और ना ही कश्मीरी पंडितों से। यह मुद्दा कभी कम्युनल था नहीं, इसे हमने अपने फायदे के लिए कम्युनल बनाया है। इसीलिए इसमें मिर्च मसाला हमें डालना बंद करना होगा, क्योंकि जितनी देर में आपने यह वीडियो देखा उतनी देर में कश्मीर में शायद एक मासूम का खून बह चुका होगा, या कम से कम एक यंगस्टर ने यह डिसाइड कर लिया होगा कि उसे मिलिटेंसी ज्वाइन करना है। तो यह सोच के रखिए कि आप जब आउटरीच करते हो कश्मीर के बारे में तो आप फैक्ट्स, फिगर्स और कश्मीर की असली स्टोरी को ध्यान में रख के आउटरीच करते हो या नहीं। अगर इमोशनल हो गया मैं तो उसके लिए माफी नहीं चाहूंगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट है ही इतना इमोशनल और इतना इमोटिव रिस्पॉन्स आया है इस कश्मीर के एपिसोड बनाने के बाद, और इतनी जो मिस इंफॉर्मेशन है कश्मीर के बारे में। बहुत लोगों को पसंद आया, बहुत लोगों को नापसंद भी आया था एपिसोड 1, और ये भी आएगा पसंद और नापसंद। लेकिन हमें ये कोई नहीं बोल पाया कि हम झूठ फैला रहे हैं, कि हम गलत नैरेटिव बुन रहे हैं, या हमारे फैक्ट्स प्लेस में नहीं है। और यह जानना बहुत जरूरी है, आप मेरे साथ अग्री करो या ना करो, कम से कम हम फैक्ट्स पे आर्ग्यू कर लें कि नेहरू का बाप मुसलमान नहीं था। क्योंकि आज व्हाट्सएप की नैरेटिव में लोगों को इस पर शौक होता है कि नेहरू का बाप मुसलमान है या नहीं है। आर्टिकल 370 की तरह दूसरे आर्टिकल 371 भी है कि नहीं है। हमें जब ये सारी बेसिक चीजें नहीं मालूम है तो हम कश्मीर के इतने कॉम्प्लिकेटेड मुद्दे को लेकर डिबेट और डिस्कशन कैसे कर सकते हैं। और हां, जो लोग मुझसे कह रहे हैं और मुझे गाली बक रहे हैं कि कश्मीर का सोल्यूशन तो बताओ भाई, प्रॉब्लम तो बता दिया, तो मैं सोल्यूशन बता देता हूं। अब नोबेल प्राइज पहले मेरे हाथ में रख दो, हमारी देशभक्त की टीम को दे दो, हम आपको कश्मीर का सोल्यूशन दे देंगे। देखिए, सोल्यूशन तो भी दूर की बात है कश्मीर में, पहले मुद्दा तो समझ लेते हैं, क्योंकि अब तो प्रॉब्लम यह हो गई कि हमें मुद्दा भी नहीं मालूम है, हम आउटरीच करते हैं। तो पहले मुद्दा समझिए और हम सब मिलकर समझते हैं और उसके बाद सॉल्यूशंस की बात करते हैं। देशभक्त का ये एपिसोड नंबर 100 का पार्ट 2 आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, हजारों की तादाद में आपने सेक्शन 1 पार्ट 1 का रिस्पांस दिया, इसके बारे में भी बताइए, बिल्कुल बताइए, कमेंट करिए, डिबेट करिए, जानिए, फिर बात करते हैं आगे। और ऑफ कोर्स सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, बेल आइकॉन दबाना बहुत जरूरी है। लाइव आ जाऊंगा इसी टॉपिक पे कभी भी, और आपको मालूम तक नहीं चलेगा, बाद में मत बोलिएगा। बेल आइकॉन इसलिए दबाना बहुत जरूरी है। थैंक्स टू आवर पेट्रियंस एंड स्पेशली आवर अल्टीमेट देशभक्त्स। एपिसोड 100 तक पहुंच गए हैं, 1000 तक पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे पता नहीं, पत्थरबाजी हो जाएगी हमारे ऊपर पता नहीं, लेकिन कोशिश जरूर रहेगी। सो सपोर्ट करिए हमें ऑन patreon.com/आकाश बैनर्जी। अगर आपको देशभक्त मर्चेंडाइज खरीदना है जैसे कि ये हैप्पी हनुमान, तो उसके लिए जाइए www.kadakmerch.com/आकाश बैनर्जी। लिंक्स सारे नीचे दिए हुए हैं। सी यू सून विद एपिसोड 101।